हेलो मेरे क्लास 11 के चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर जो आपकी 2023 की है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ जितने भी चीज़ें बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन के साथ मैच कर जाएंगे, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें, तो ये आप खुद से पढ़ लेना इसमें क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, ALU। कुछ नहीं बोला आगे, ये ALU तुम्हें बताना है। मतलब ALU क्या है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जब भी तुम्हें परफॉर्म करानी होती है कंप्यूटर में, तब तुम ALU का यूज करते हो। इसका पूरा मतलब है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन 1, परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर टिक किया हुआ है, तो टिक किए हुए आंसर पे आप ध्यान बिल्कुल मत देना, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या कहता है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन। फर्स्ट जनरेशन बोला है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ठीक है। अगर आपसे सेकंड जनरेशन बोलेगा तो ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। अगर थर्ड जनरेशन बोलेगा तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम IC बोलते हैं। अगर फोर्थ जनरेशन बोलेगा तो भाई मैक्रो प्रोसेसर। अगर फिफ्थ जनरेशन बोलेगा तो AI, है ना। चलो तो तुम्हारे पास यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही आंसर। टिक किया हुआ आंसर पे बिल्कुल ना जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कहता है जॉयस्टिक इज एन, भाई जॉयस्टिक क्या होता है, तो ये एक हार्डवेयर होता है ना, एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, तो किसी इन्फॉर्मेशन को जब हमें इनपुट करानी होती है कंप्यूटर में तब हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली गेमिंग वगैरह में इस वाले डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी इनपुट डिवाइस, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे क्या कहता है, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ, कितने बिट्स का ग्रुप है ये तुम्हें बताना है। तो ये कल भी मैंने बताया था, है ना, ये कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक निबल होगी ये तुम्हारे पास 4 बिट के बराबर होगी, है ना, 4 बिट्स के बराबर। और 2 निबल की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे पास 8 बिट्स के बराबर होगा, क्लियर है। और जो 8 बिट्स होगा ये 1 बाइट के बराबर होगा, है ना। इस चीज़ को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। चलो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन ए, ठीक है। अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो तुम्हारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे अगर ध्यान से, ठीक है, यहाँ अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। बोलता है लैंग्वेज इज अ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग। कह रहा है कि जो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग है ये कौन से जनरेशन वाले कंप्यूटर में आई थी, या कौन सा लैंग्वेज आया था, ये तुम्हें बताना है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग में मतलब कौन सा लैंग्वेज को डेवलप किया गया था ये बताना है, ठीक है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थी ना उसमें हाई लेवल लैंग्वेज वाली प्रोग्रामिंग आ चुकी थी, जैसे C हो गया, है ना, पाइथन हो गया, ये सब। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप सब। हाँ जी बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सही आंसर तुम्हारे पास यहाँ हो जाएगी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा B। ये क्यों नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे भाई। ये कहता है परम एंड अनुराग आर। देखो परम एंड अनुराग क्या है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। लेकिन आपको बताना है कि ये किस तरह का कंप्यूटर होता है, तो भाई ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, क्लियर है जी। एक उसी तरीके से आपको प्रत्यूष मिलेगा, तो प्रत्यूष भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे क्या कहता है, 80 इन डेसिमल इज इन ऑक्टल, ठीक है जी। 80 जो है ये डेसिमल में है, तो ऑक्टल में क्या होगा, है ना। ऑक्टल क्या होता है, एक नंबर सिस्टम। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये जो है ये तुम्हारे पास ऑक्टल में क्या होगा, क्लियर। अब ये चीज़ें कैसे फाइंड करनी है ना, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे अपने कॉपी में तो 120 आएगा आंसर। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 तुमसे क्या कहता है, व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ, है ना। भाई देखो वंस का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ तुम्हारे पास लिखा हुआ है 13, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करोगे, राइट। क्या करोगे, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करोगे, क्लियर है। तो बाइनरी नंबर में जब आप इसे चेंज करेंगे और उसमें जो नंबर आ रही होगी उसको तुम वंस का कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो ये 1 बन जाएगा, बस ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूँ, 0 1 बन जाता है और 1 0 बन जाता है, ठीक है। 0 1 बन जाएगा
और 1 जो है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ये कहता है तुमसे 92 इन हेक्साडेसिमल इज इन डेसिमल। 92 जो है वो हेक्साडेसिमल में है, तुम्हें डेसिमल में चेंज करना है। जब तुम इसे चेंज करोगे, है ना, जब तुम इसे चेंज करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगी 146। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन 1। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताना है कि यहाँ में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। राइट, ये तुम्हें क्या करना है, बताना है कि यहाँ में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भाई MS वर्ड जो होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। क्लियर, सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ देखो तुम्हारे पास दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स और बोलता है वेरियस प्रोग्राम रिटर्न टू मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, क्या करा भाई, तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यार, तुम्हें बताना है कि जो वेरियस प्रोग्राम है रिटर्न टू मॉनिटर, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लिखे जाते हैं टू मॉनिटर एक्शन, है ना, कहाँ पे, ऑन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में, है ना, मतलब एक्शन को मॉनिटर करने के लिए, कार्य को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, कुछ वायरस प्रोग्राम हैं जो लिखे जाते हैं, वो कौन से हैं भाई, ये तुम्हें क्या करना है, बताना है। ये तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। तो जो वायरस के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, मतलब एक्शन को कंप्यूटर में, मतलब समझ रहे हो ना, एक तुम्हारे पास होती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ वायरस प्रोग्राम, है ना, रिटर्न टू मॉनिटर एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्लास रिप्रेजेंट्स। जो क्लास होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भाई ये सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 में चैप्टर 4 के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लंबा चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स उसको चैप्टर से पूछे जाते हैं। खैर अभी 11th में हो, पढ़ लो अभी इसको, याद रखोगे। क्लास जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे हम लोग। ये कहता है OOP सपोर्ट्स, है ना, OOP क्या सपोर्ट करता है। तो देखो OOP अगर हम बात करें ना, तो OOP के कॉन्सेप्ट में, है ना, अगर मैं OOP की बात करूं तो OOP के कॉन्सेप्ट में देखो तुम्हारे पास ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस भी, है ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और ये तुम्हारे पास इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है ना, ये इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे पास डेटा इनकैप्सुलेशन भी सपोर्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास सही आंसर क्या हो जाएगी, डेटा इनकैप्सुलेशन भी सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास ऑल ऑफ दी हो जाएगी, है ना, तीनों चीज़ें सपोर्ट कर रही है। क्लियर, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर तुम्हारे पास यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो कहता है C++ वाई डेवलप्ड बाई। तो C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यहाँ बोला नरेंद्र मोदी। भाई ये कहाँ से डेवलप करेंगे, हैं, ये प्रोग्रामर थोड़ी है। चलो तो देखो, जो C++ है इनको डेवलप किया गया था बर्जरने स्ट्रॉस्ट्रब के द्वारा। ये पूछेगा कब डेवलप किया गया था, तो देखो 1979 में डेवलप किया गया था। बोलेगा कहाँ, तो ध्यान रखना AT&T बेल लैबोरेटरीज, है ना, ये कहाँ है भाई, ये तुम्हारे पास देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये USA में है, इन USA। क्लियर, AT&T बेल का मतलब होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये कहता है मेन इज अ, मेन क्या है, तो ये एक फंक्शन होता है, और ध्यान रखना मेन इज अ कंपलसरी फंक्शन। इफ यू विल नॉट राइट दिस फंक्शन इन योर कोड प्रोग्राम विल नेवर एग्जीक्यूट। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड। कह रहा है स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है एक कीवर्ड का यूज करते हुए, तो वो कौन सा कीवर्ड है ये तुम्हें बताना है। तो स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड होता है ये होता है स्ट्रक्ट, है ना, क्या होता है जी, स्ट्रक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला ए इज अ, है ना, मतलब ए जो है सिंगल कोट में लिखा हुआ, और बोला ये क्या है, तो भाई सिंगल कोट में कोई भी लेटर लिखी हो और वो अगर सिंगल लेटर है तो ध्यान रखना वो तुम्हारे पास होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या होता है भाई, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलो, या कांस्टेंट को आप लिटरल भी कह सकते हो। जो लिटरल होगी ना उसी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर लिटरल कह सकते हो। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी, है ना। देखो ये जो तुम्हारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट होता है इसकी साइज अगर हम बात करें तो 1 बाइट होती है, ध्यान रखना, है ना, 1 बाइट इसकी साइज, और ये हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रख लो, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। देखो तुम्हारे पास क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तुम्हें बताना है कि यहाँ कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर कहने का मतलब भाई इसमें तुम्हारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे तुम्हारे पास देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो तुम्हारे पास होगी ना, ये तुम्हारे पास रिलेशनल ऑपरेटर का सेट होता है। तो ऐसा तुम्हें कहाँ दिख रहा है बताओ,
तो यहाँ देखो दो ऑप्शन टिक किया हुआ है। फर्स्ट वाला अगर तुम देखोगे तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का क्या सेट है। सेकंड वाला रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। थर्ड वाला लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। और डी तो होगा ही नहीं। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, है ना। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, ये तुमसे कहता है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ये बहुत ही मतलब बहुत ही जरूरी है उसको कंटेन करना। अगर नहीं करेगा तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो तुम्हें बताना है वो कौन सा फंक्शन है। तो भाई एक मेन फंक्शन होती है ना, मेन फंक्शन। ये बहुत ही नेसेसरी है, इसको कंपलसरी है कि इस वाले फंक्शन को सी प्लस प्लस के कोड में यूज करना ही करना है, वरना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कंपलसरी फंक्शन। सो आंसर विल बी मेन। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन 3 मेन फंक्शन। बहुत ही नेसेसरी है इस फंक्शन का यूज करना है यहाँ पे। चलो अब देखो तुम्हारे पास क्या बोला है, इवोल्यूशन तुम्हें यहाँ पे करनी है, ठीक है। ठीक, तो तुम्हारे पास देखो y के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई गई है 10, क्लियर है जी। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पर तुम्हारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, तो इस 10 को तुम यहाँ पे पुट कर दो y की जगह, है ना। तो यहाँ क्या है प्लस प्लस और यहाँ y, तो y की वैल्यू 10 अगर हम पुट करेंगे और यहाँ है प्लस प्लस, मतलब ये क्या है तुम्हारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होती है, पहले जो वैल्यू दी हुई उसको ये चेंज करेगा, राइट। तो जो 10 है वो, और ये प्लस प्लस जो है इसका मतलब होता है 1। तो 10 + 1 कितनी हो जाएगी 11, है ना। 10 + 1 कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, राइट। 10 + 1 क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। मतलब यहाँ अगर हम तुमसे बात करें तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी भाई, ये तुम्हारे पास x = तुम्हारे पास यहाँ क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। और n2 में तुम्हारे पास क्या दिया है 5। तो जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो तुम्हारे पास x के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ये होगी 55। तो x के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 55। तो 55 तुम्हें कहीं आंसर में दिख रही है, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है जी। चलो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, अगर हम मान लो इस तरीके से हमने लिखा a और यहाँ पे हमने लिखा a, इस तरीके से एक हमने लिखा कुछ इस तरीके से a प्लस प्लस और फिर हमने लिखा a-1, ये तुम्हारे पास होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका एक प्रिंसिपल है कि पहले दी हुई वैल्यू को ये चेंज करेगा देन यूज करेगा। और इसमें ध्यान रखना जो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है ना, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें जो वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की पहले वो यूज किया जाएगा देन चेंज किया जाएगा। ये दोनों प्रिंसिपल याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन तुमसे कहता है एरे स्ट्रक्चर क्लास आर। भाई एरे स्ट्रक्चर क्लास क्या है, तो यहाँ देखो टिक किया हुआ फंडामेंटल डेटा टाइप। नहीं, ये फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं होते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप के कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये भाई डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। आगे मैं आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा। डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप जो होता है ये हमें बताता है कि कोई वेरिएबल अपने अंदर किस तरह के डेटा को स्टोर कर रहा है और कितना मेमोरी एक्वायर कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, कहता है द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज। अब सुनो, यहाँ तुम्हारे पास इंट का साइज पूछा है। अब ये वेरी करेगी अगर एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो जिसमें 16 बिट के सिस्टम लगे हो, है ना, कितना 16 बिट के सिस्टम लगे हो, तो उस केस में जो इंट की साइज होगी ना, इंट की जो साइज होगी ये तुम्हारे पास होगी 2 बाइट। कितना होगा जी 2 बाइट्स, है ना। लेकिन अगर मान लो तुम 32 बिट वाले सिस्टम की बात करोगे तो इसमें जो इंट की साइज होती है ना ये तुम्हारे पास हो जाती है 4 बाइट, है ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, देखो गूगल से आंसर करेंगे तो उनको इसके हिसाब से मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न कंपाइलर में यही सारी चीज़ें लगी होती है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर में 32 बिट के सिस्टम लगे हुए हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4 बाइट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सिलेबस पुराना है और इसमें टर्बो C7 एक सॉफ्टवेयर है, इसको फोकस किया जाता है। और ये जो टर्बो C7 सॉफ्टवेयर है इसमें 16 बिट के सिस्टम लगी हुई है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो इंट की साइज होगी ये 2 बाइट होगी। ध्यान रखना इस बात को। कुछ लोग 4 बाइट्स मार के आएंगे, ये नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। उसमें देख लेना कि कौन सी बीट की बात करी जा रही है। अगर 32 बीट की बात करेगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास मेंशन रहेगा इन 32 बीट सिस्टम, है ना। अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब ये 16 बीट की बात कर रहा है, ठीक। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हारे एग्जाम में जब भी आएगा तो 2 बाइट्स ही मार के आना, ठीक है। जेक में यही वाला सही आंसर होता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को क्या करेगा, होल्ड करेगा, है ना। ये क्या तुम्हारे पास वेरिएबल है, होल्ड मेमोरी एड्रेस। ये क्या करेगा भाई, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन ए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ। फाइनाइट नंबर मतलब एरे जो है क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है सिमिलर टाइप के जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, राइट। तो सिमिलर डेटा एलिमेंट का ये क्या है, कलेक्शन है, राइट। तुम्हारे पास जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमिलर डेटा एलिमेंट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है विच ऑफ दी फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा टाइप। क्या लिखा जाएगा? डेटा टाइप। फिर लिखा जाएगा एरे का नाम, जो भी एरे का नाम होगा वो लिखा जाएगा, एरेज नेम। क्लियर है? और फिर तुम्हारे पास अगर अगर तुम्हारे पास वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहा है तो इतना में सिमट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एम एन जो भी है। ठीक है? और अगर मान लो तुम्हारे पास अगर ये मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें, मतलब 2 डायमेंशन, तो यहाँ पे एम इंटू एन हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये तुम्हारे पास वन डायमेंशनल एरे है, मतलब इसमें या तो रो है या तो कॉलम है ना? तो ये तुम्हारे पास कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? ये तुम्हारे पास ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है? ये तुम्हारे पास ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा, जहाँ पे एम क्या है, कोई भी वैल्यू, एरे की जो भी वैल्यू हो। ठीक? और यहाँ डेटा टाइप क्या है, इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी। और एरे का नाम में कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ए बी सी, जो भी आप नाम दोगे। तो ये डिक्लेरेशन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखना, एरे की केस में हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये तो यूज नहीं हुआ, ये तो नहीं होगा। ठीक है? ओके। यहाँ अगर देखोगे तो भाई यहाँ एरे लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखी हुई, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंट ए, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है। पहले डेटा टाइप है, इंट क्या डेटा टाइप, ए क्या एरे, और यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है और सेमीकोलन, ये सही है। यहाँ पे पहले एरे लिख दिया गया है, नहीं पहले डेटा टाइप होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो सही आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। अभी मैंने बताया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जब भी बात होगी तो इसका जो रूल है, इसका ये है कि पहले ये क्या करेगा, चेंज करेगा, देन यूज करेगा। ठीक? अगर पोस्ट फिक्स की बात होगी, है ना, अगर पोस्ट फिक्स की बात होगी तो इसमें क्या करेगा, पहले यूज करेगा वैल्यू को, फिर चेंज करेगा। ठीक? तो लेकिन हमारे पास प्रीफिक्स बोला है तो पहले वैल्यू को चेंज करेगा। देखा ना आपने कि वाई की वैल्यू 10 थी और प्लस प्लस लगा हुआ था उसके आगे, तो वाई की वैल्यू पहले क्या हो गई, चेंज हो गई, फिर काम की। पहले 11 बना, 10 से पहले 11 बना, फिर वो मल्टीप्लाई हुआ। तो पहले वैल्यू चेंज होती है, किसके केस में, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में। ठीक है? तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चेंज करेगा देन यूज करेगा। राइट? ओके। यहाँ पे गलत टिक किया गया है, ये नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तुम्हारे पास पोस्ट फिक्स वाला लिख दिया गया है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ तुम्हारे पास क्या कह रहा है, एग्जाम 23 और यहाँ पे स्लैश टी है, बोला इसका साइज क्या होगा। तुम ध्यान देना, जब भी डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ें लिखी होती है तो वो स्ट्रिंग लिटरल की बात होती है, और स्ट्रिंग लिटरल की साइज जो होती है ये 1 बाइट होती है फॉर ईच कैरेक्टर, और एक एक्स्ट्रा बाइट इसमें कंटेन किया जाता है, राइट, फॉर नल कैरेक्टर। ठीक है? तो यहाँ तुम्हारे पास बताओ सही आंसर क्या होगा। तो टोटल कैरेक्टर गिन लो यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 कैरेक्टर है टोटल। ठीक है? और एक अपने से ऐड कर दो नल कैरेक्टर के लिए, तो टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये तुम्हें बताना है। ये तुम्हें बताना है 10 + 1 क्या हो जाएगी, 11। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी सही आंसर 11, है ना, 11 बाइट। ये सारे के सारे बाइट में आंसर दिए होते हैं। चलो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता था कंडीशन ऑन डू वाइल लूप इज चेक्ड ऑन, है ना। कंडीशन जो होता है ये क्या होता है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या भाई, ये एक ऐसा लूप है जो कंडीशन को कैसे चेक करता है। तो सबसे पहली बात, डू वाइल लूप के बारे में कुछ बात करो। ये तुम्हारे पास एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्या? एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अब इसको एग्जिट कंट्रोल क्यों कहते हैं, सुनो। इसको एग्जिट कंट्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कंडीशन चेक की जाती है उस कंडीशन को चेक करने के लिए एटलीस्ट एक बार कम से कम प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। ठीक है? तो जब तक एक बार प्रोग्राम रन नहीं करेगा तब तक ये कंडीशन चेक नहीं करेगा। और इसकी जो कंडीशन चेक करने की प्रोसीजर होती है ये होती है बॉटम टू टॉप, है ना। ये बॉटम टू टॉप ऐसे क्या करेगा, चेक करते हुए जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो आप सब जो मैं कह रहा हूँ, बोलो। तो ये हो जाएगी बॉटम, यहाँ पे मिडिल टिक किया हुआ उस पर नहीं जाना बिल्कुल, ये तुम्हारे पास बॉटम हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कहता है जंप स्टेटमेंट आर। तो भाई जंप स्टेटमेंट कौन कौन से है, तो जंपिंग स्टेटमेंट मैंने 3 तरीके के पार्ट आपको पढ़ाया था, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों किसका टाइप है, जंपिंग स्टेटमेंट का टाइप होता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। कहता है इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद। एवरी स्टेटमेंट कहने का मतलब C++ के अंदर जो भी लाइन हम लिख रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे लाइन जो होंगे वो हमेशा एंड होंगे सेमीकोलन के साथ। ये सेमीकोलन का सिंबल होता है। ठीक है? तो आप नोट में लिख सकते हो, ये तुम्हारे 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। द एवरी लाइन ऑफ C++ एंड्स विद, है ना। हर एक लाइन C++ के किसके साथ एंड होता है, तो सेमीकोलन के साथ। जैसे इंग्लिश में कोई बातें आप लिखते हो तो उसको एंड करना हो, फुल लाइन को दिखाना हो तो आप क्या लगाते हो, डॉट ऑपरेटर। ये फुल स्टॉप को दिखाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया जाता है। क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की और हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ये तुमसे कहता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट, है ना। फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, पार्ट। तो एक तुम्हारे पास कोड का पार्ट दिया हुआ है और तुम्हें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखो ये तुम्हारे पास फॉर लूप चल रहा है, आई यहाँ पे एक वेरिएबल है और आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज हो रहा है। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रहा है, और जो नंबर बढ़ रहे हैं हर एक नंबर का बीच
डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि प्लस प्लस आई लगा हुआ है। तो तुम्हें बताना है आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब टोटल कितने वैल्यू आई के आएंगे, ये तुम्हें बताने हैं। क्लियर है, बताओ क्या आएंगे ये चीज़ें, तुम्हें क्या करना है बताना है। बोलो बता ले जाओगे, बोलो बता ले जाओगे। तो आई की वैल्यू क्या क्या आएगी, सबसे पहली बात यहाँ अगर तुम देखोगे तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लास्ट वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है, तो देखो ये 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर, फिर ये तुम्हारे पास कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। तो इसकी जो फाइनल आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, बोलो समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, बोलो। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, कहता है वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, है ना। प्रोग्राम जो है कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने का मतलब रन करना कहाँ से स्टार्ट करता है ये तुम्हें बताना है। सी प्लस प्लस के जब भी हम बात करें तो प्रोग्राम कहाँ से रन करना शुरू करता है, ये चीज़ें तुम्हें क्या करनी है बतानी है। तो देखो मेन फंक्शन जो होता है ना सी प्लस प्लस के अंदर, इसी फंक्शन के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अगर तुम इसे नहीं लिखोगे योर प्रोग्राम विल नेवर एग्जीक्यूट, है ना। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है सी प्लस प्लस के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, कहता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str_cat, है ना, str_cat फंक्शन इज यूज टू। देखो str_cat का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कंकेटिनेट, और कंकेटिनेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना। तो ये जो फंक्शन होती है ना, इसमें हम दो स्ट्रिंग को या उससे ज़्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन करने का काम करते हैं। कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या बोला है, कंकेटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। कंकेटिनेट का मतलब क्या है, कॉम्बाइन करना, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, कंबाइन करना इसका पूरा मतलब होता है। कंकेटिनेट का मतलब क्या है, कंबाइन करना। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन सी, है ना। सही आंसर जो तुम्हारे पास हो जाएगी ये हो जाएगी तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करेंगे, ये तुमसे क्या कहता है, ये तुमसे कहता है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर। भाई ये टू लोअर क्या है, एक फंक्शन है, इसका यूज हम लोग करते हैं जो छोटे अक्षर हैं, ठीक है, उसमें चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया राजू, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस राजू को हमें छोटे अक्षरों में चेंज करना है ऐसे, तब हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है जी। कोई भी टेक्स्ट अगर बड़े अक्षरों में लिखी है, छोटे अक्षरों में चेंज करनी है, तब इस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। लोअर यानी लोअर केस में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से हेडर फाइल के अंदर आती हैं, ये चीज़ें तुम्हें क्या करनी है बताना है, ये चीज़ें तुम्हें क्या करनी है बतानी है। तो ये तुम्हारे पास आती है सी टाइप, सी टाइप हेडर फाइल के अंदर ये चीज़ें लाई करती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को, हाँ सर बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। ये तुमसे कहता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछ लेता है तुम्हारे एग्जाम में। तो जब भी एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। वेन एवर वी विल डिक्लेयर अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। जब एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 36 तुमसे क्या कहता है, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज। ये तुम्हारे पास 2025 में भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। कह रहा है एक फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, है ना, तो रिटर्न टाइप क्या होगी, तो भाई रिटर्न टाइप वॉइड होगी, है ना। वॉइड का मतलब क्या है, खाली। जब कोई फंक्शन कोई भी रिटर्न टाइप मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रिटर्न टाइप है वो क्या है तुम्हारे पास, वॉइड है ना। वॉइड का मतलब क्या है, नॉट इवन वॉइड। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे इवन वॉइड हो, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं रिटर्न हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे वॉइड हो जाएगा सीधा। वॉइड का मतलब क्या है, खाली। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या है, खाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोग्राम इज आर। ये 2025 में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे एग्जाम में रिपीट कर जाएंगे, पीवाईक्यू के अलावा कुछ नहीं आता आपके एग्जाम में। ठीक, तो 37 में क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम। एक अच्छे प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं भाई, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है पहली बात, ठीक है जी। फिर यूजर फ्रेंडली होता है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फिर रिलायबल यानी सुविधाजनक होनी चाहिए, उसमें रीड करने के लिए सारी चीज़ें, रीड हो गया, राइट करने के लिए सब चीज़ आसानी होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। सभी के सभी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, जरूरत होती है एक अच्छे प्रोग्राम को डिक्लेयर करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन डी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 37। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 38 तुमसे क्या कहता है भाई, ये तुमसे कह रहा है सबसे पहली बात, यहाँ तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और ये तुमसे कह रहा है इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। भाई देखो जब भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो ध्यान रखना फ्लो चार्ट, है ना। किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दे तो वो कहलाएगी फ्लो चार्ट। या फिर किसी भी प्रोग्राम का सोल्यूशन अगर हम पिक्चर के फॉर्म में करें, है ना, पिक्चर फॉर्म कहने का मतलब इन सारी सिंबल का यूज करते हुए, है ना, इसमें अलग अलग सिंबल्स आते हैं इस तरीके से,
ठीक है, इसमें अलग अलग सिंबल्स आएंगे और ये सिंबल्स मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसके रिगार्ड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो एक तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरीके से आएगी कुछ ऐसे, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगी। देखो इसको बोलते हैं ओवल, और इसका यूज हम लोग करेंगे स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसका यूज करेंगे इनपुट या आउटपुट करने के लिए। इस वाले सिंबल को हम कहते हैं रेक्टेंगल, इसका यूज करेंगे हम प्रोसेसिंग के लिए। इस वाले सिंबल को हम कहते हैं डायमंड, और इसका यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। उसी तरीके से एक तुम्हारे पास आएगी एरो। एरो का यूज हम करेंगे डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन को बताने के लिए। क्लियर है, चलो तो तुम्हारे पास सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक। सर बोला है एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, क्या है तो भाई फ्लो चार्ट होगा, है ना। सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फ्लो चार्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। कहता है कंपाइल टाइम एरर्स आर। जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं ये कौन से एरर होते हैं ये तुम्हें बताना है। मतलब एक ऐसा एरर जो क्या हो भाई, कंपाइल टाइम में जनरेट होता हो, मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर रहे हो, उस समय जो एरर जनरेट होती है उस एरर को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें तुम्हें क्या करनी बतानी है। तो उस सिंटैक्स एरर भी होती है, सिमेंटिक एरर भी होती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो तुम्हारे पास सही आंसर जो हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, है ना। बोथ 1 और 2 ये दोनों जो होते हैं ये कंपाइल टाइम एरर होते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कहता है इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले, सॉरी कुछ देर पहले अभी मैंने बताया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, है ना। इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करोगे करोगे, है ना। आंसर क्या करो, कमेंट करो। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और सुनो, कमेंट जब भी करोगे तो वीडियो का टाइम फ्रेमिंग मेंशन करते हुए करना, ताकि मैं उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच पाऊं जहां पे आपने आंसर किया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या नहीं, वरना मैं मुझे क्या पता आपने किसकी आंसर दिए हो। ठीक है, तो वीडियो किस टाइम फ्रेमिंग में तुम आंसर कर रहे हो वो तुम वहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे कि रेक्टेंगल सिंबल का यूज हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को शेयर करना है। मेरी चैनल डेढ़ हो चुकी है, मैंने 8.5 घंटे का मैराथन क्लास लिया। बहुत सारे बच्चे एक मैराथन क्लास में जितने भी चीज़ें मैंने बताया उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ओवरलेप किए, सारे के सारे लोग एग्जाम लिख के आए। और 12th वाले इतने बदमाश है कि मेरे चैनल से सारे लोग छोड़ के भाग गए। ऑलमोस्ट 600 सब्सक्राइबर डाउन हो गए मेरे चैनल में, जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड हो गया है। तो आप लोग क्लास 11 वाले हो, अगर आप लोग चैनल को फिर से अपलिफ्ट करने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपके लिए कंटेंट अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे। वरना भाई फिर देख लो, तुम्हें जिस तरीके से मैं वीडियो डालता हूँ ना वैसी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी पूरा सिस्टमेटिक वे में। ये चैलेंज है, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को क्या करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है। चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, पूरा साल मैं आपके साथ रहूंगा। और एक प्यारी सी बात है, जिसको लिखना हो चैनल के बारे में या मेरे बारे में या अपना कुछ भी ओपिनियन देना हो वो कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आप जाइए एग्जाम लिख के आइए। जितने भी चीज़ें मैंने बताया है ये सारे के सारी चीज़ें तुम्हारे एग्जाम में 110% गारंटी है कि रिपीट करने वाले हैं विद ऑप्शन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मजाते रहिए। स्टडी मित्रा आपके साथ है।